बात करेंगे शुभ्रांशु चौधरी से, जो पहले बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में थे और अभी आदिवासी जो हैं छत्तीसगढ़ में उनके बीच में काम करते हैं। पर हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो स्नूप किड स्कैंडल जो हाल ही में पेपर्स में आया है उसमें इनका नाम भी आया था। शुभ्रांशु जी, आप हमें बताइए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी स्नूप किड के नाम आ रहे हैं जिन्होंने सर्वेलेंस किया, उनके लिए अब खतरा क्यों है? हम लोग हमेशा से ही खतरा थे गीता। जब हम लोग कश्मीर में काम करते थे उस समय ज़रूर व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन हमारे फ़ोन को टैप किया जाता था। हम वो जानते थे और वो भी इलीगल था, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकारें होती हैं वो हमेशा जानना चाहती हैं, इसीलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होते हैं। पर हम आशा सिर्फ इतनी करना चाहते हैं कि वो कानूनी तरीके से हो, क्योंकि उसके लिए भी कानून बना हुआ है कि आप किस पर नज़र रख सकते हैं, कैसे नज़र रख सकते हैं। मैं अभी पिछले 2004 से बीबीसी छोड़ने के बाद में मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में काम करता हूँ और हम एक पीस जर्नलिज़्म, शांति के लिए पत्रकारिता का एक प्रयोग करते हैं। हमारी समझ ये थी कि वहाँ जो समस्या है वो दो टुकड़े में है। एक तो जो छोटे से संख्या है, 1% लोग हैं जो कि माओवादी हैं, जो दुनिया में क्रांति और समाजवाद, कम्युनिज़्म लाना चाहते हैं। पर जो 99% हैं वो बहुत ज़्यादा क्रांति और इनको नहीं समझते हैं, पर उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और उनका समाधान कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकता है। वो अपनी जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे अन्याय हुए हैं, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ हमारा कोई संवाद नहीं है। वो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो हम लोग नहीं समझते हैं। तो इसको हम मीडिया के लोकतंत्रीकरण का प्रयोग बोलते हैं कि जैसे राजनीति लोकतांत्रिक हुई है तो हर कोई वोट देता है और हम राजा बनाते हैं जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या वैसे ही हर कोई अपनी कहानी बोल सकता है? क्योंकि वो रिमोट गांव है, बहुत दूर का गांव है, तो किसी पत्रकार का हमारा रोज़ जाना संभव नहीं है, पर क्या वो फ़ोन उठा के अपनी बात बोल सकता है? तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर वही जो लोग बंदूक उठाकर लड़ रहे हैं, उसी समाज के लोग क्या उनकी वही समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म में उठा सकते हैं। तो आप इसको कैसे करते हैं? आप फ़ोन के ज़रिए वहाँ पे, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टावर्स नहीं हैं, सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे आदिवासी लोगों के पास फ़ोन्स हैं और फ़ोन्स अगर हैं और बिना टावर्स नहीं है तो फिर आपने उनका कैसे? तो 3 तरह के लोग हैं कम्युनिकेशन की भाषा में। कुछ लोगों के पास में इंटरनेट है, कुछ लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है और फ़ोन है, फ़ोन सिग्नल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूर के पहाड़ जंगल में रहते हैं और ख़ास तौर पे माओवादी कंट्रोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर फ़ोन सिग्नल नहीं है। पर हमने क्या पाया कि आप जितने भी रिमोट गांव में जाइए, हर गांव में आपको कम से कम आधा दर्जन फ़ोन मशीन, मतलब फ़ोन जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिल जाता है, हैंडसेट। तो इन तीनों को जोड़ के हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो इंटरनेट पे हैं वो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जो फ़ोन वो फ़ोन पर, और जिनके पास में फ़ोन है पर फ़ोन सिग्नल नहीं है वहाँ ब्लूटूथ चलता है। तो इसलिए हम इसको वॉइस बुक कहते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो चूँकि ज़्यादातर लोगों के पास ब्लूटूथ के माध्यम से पहुंचता है, उसको वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसको वो बुलटू रेडियो कहते हैं जी। क्योंकि रेडियो के जैसा वो सुनाई देता है। तो इसमें जैसे फेसबुक हम लोगों के लिए है, वो एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी अपनी बात बोल सकता है, पर उसके लिए आपको लिखना आना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इन इलाकों में बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि बोलने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, या लिखना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है और इंटरनेट नहीं है तो वो बोलते हैं। तो हमने एक सर्वर बनाया है, जैसे फेसबुक का सर्वर संभवतः सैन फ्रांसिस्को में होगा, तो हमने एक सर्वर कहीं भी आप रख सकते हैं उसको, और उसमें फ़ोन को जोड़ दिया है। तो अगर आप इस नंबर को फ़ोन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और आपको बोलने का मौका देता है। और हमने इसमें एक और सुधार करने की कोशिश की है, जैसे
फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये एक बाज़ार की तरह है, वहाँ कोई भी कुछ बोल सकता है। तो अगर मीडिया है तो पहली बात उसमें है कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम कोई भी कुछ भी बोले पर उसको क्रॉस चेक वेरीफाई करना है। तो जब वो रिकॉर्ड होता है तो उसी समाज के, क्योंकि ये ऐसी भाषाओं में है जो कि हम लोग नहीं समझते हैं, तो उस भाषा को जानने वाले लोग उसको क्रॉस चेक वेरीफाई करते हैं और फिर जब उसको ओके करते हैं तो वही सुनने के लिए अवेलेबल होता है। आप उसी नंबर को डायल कीजिए और आप एक के बाद एक उन संदेशों को सुन सकते हैं। जैसे फेसबुक में उन संदेशों को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वॉइस बुक में आप उनको सुन सकते हैं। तो जहाँ पे जिन इलाकों में आपके पास सिग्नल नहीं है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से, तो क्या हम जैसे मान लीजिए कि दिन में 10 संदेश आए तो उनको जोड़ के हम एक रेडियो प्रोग्राम या ऑडियो प्रोग्राम बना लेते हैं और हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में 6 फ़ोन हैं, उसमें से कोई व्यक्ति बाहर आता है क्या। तो जब वो बाहर आता है या तो एक वो बाज़ार करने के लिए आता है या हो सकता है कि वो शिक्षक हो, तो वो जब सिग्नल वाले एरिया में आता है तो ऑटोमेटिकली हमने एक ऐप डेवलप किया है, इसको बुलटू ऐप कहते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट बुलटू ऐप है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर जब वो घर वापस जाता है जहाँ पर सिग्नल नहीं है पर ब्लूटूथ चलता है तो वो ब्लूटूथ से एक दूसरे को तो क्या इन मैसेजेस में अक्सर देश के खिलाफ कुछ चीज़ें बोली जाती हैं या किस टाइप की चीज़ें, मैं जानना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर सर्वेलेंस हुआ है और आपको चुना गया है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ लगा होगा कि कुछ है कि हमें आप पे नज़र रखनी है। तो जो ये इस टाइप के जो मैसेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये माओवादी है, हमने वायलेंस देखा है, कितने सारे लोगों की जानें गई हैं और अभी भी जा रही हैं, तो जो मैसेजेस हैं वो किस टाइप के मैसेजेस आप रिकॉर्ड करते हैं? तो जो भी मैसेज इस प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होता है वो सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है जिस दिन से हमने शुरू किया है और आज तक का। और जो मैंने कहा कि हमने बीच में एक सर्कल बना के रखा है कि हम हर पोस्ट को क्रॉस चेक वेरीफाई करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं आती है जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, जो किसी धर्म के ख़िलाफ़ हो। तो उसमें ज़्यादातर गाने होते हैं, 50 से 60% ये गोंडी भाषी लोग हैं। ये मध्य भारत में गोंड आदिवासी रहते हैं और इस देश में 1.2 करोड़ गोंड रहते हैं, पर गोंडी में कोई कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो जो एकमात्र रेडियो स्टेशन है, अब टीवी और अखबार तो नहीं है, तो वो भी गोंडी में एक न्यूज़ बुलेटिन भी नहीं करता है, तो उनके लिए अपने गाने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो 50 से 60% लोग गाने गाते हैं, लगभग 30% लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। यही इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मुख्य कारण था। हमारी समझ ये बनी कि लोग हताश हैं और हताश होने के बाद कि हमारा कुछ नहीं होगा, कोई हमको नहीं सुनेगा, कोई हमको मदद नहीं करेगा, तो ये माओवादी कह रहे हैं बंदूक उठाओ, तो चलो बंदूक उठा के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। इनका रास्ता हमें वो समस्याओं से समाधान दिलाएगा। तो वो जंगल पर अधिकार चाहते हैं, वो ज़मीन पर अधिकार चाहते हैं, तो वो ये सब बातें उठाते हैं कि हमने NREG में काम किया और हमको वेतन नहीं मिला, हम ये ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, या हमारे यहाँ स्कूल है और उसमें शिक्षक नहीं आता है। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आप सिर्फ समस्या मत बताइए, ये भी बताइए कि ये हल कैसे हो सकता है। इसको हम लोग मोबाइल सत्याग्रह कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह करो, सब कोई मिल के धरना दो और सत्य का आग्रह करो। ये लोग वो कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये बंदूक उठाने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या हम तकनीक की मदद से उनकी ताकत बढ़ा सकते हैं कि मैं और आप, हम दूर रहते हैं, हम रोज़ उनके गांव नहीं जा सकते हैं, पर फ़ोन से तो हम उनसे जुड़ सकते हैं। तो वो जो संदेश रिकॉर्ड करते हैं उसमें ये बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, ये धरना किया, पर ये अधिकारी है जिनका नंबर ये है और वो मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग अगर उनको फ़ोन करेंगे तो शायद हमारी मदद होगी। तो बहुत सारे लोग शहरों से फ़ोन करते हैं और लगभग 10% लोग वापस फ़ोन करके हमको बताते हैं कि धन्यवाद, हमने इतने तारीख को ये समस्या रिकॉर्ड की थी और आज हमारी समस्या हल हो गई है। मैं फिर भी जानना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा जैसे आप कह रहे हैं वही काम हो रहा है, तो फिर आप पे सर्वेलेंस क्यों? तो ये एक
पीस जर्नलिज्म ने शांति की पत्रकारिता का Correct. प्रयोग है, जो पिछले 3-4 सालों से एक शांति प्रक्रिया की तरफ भी डेवलप हो रहा है। जैसे पिछले साल हम लोग जब हम मिलते हैं तो ये सब बातें करते हैं, तो साथ में लोगों ने, ये गोंडी भाषी आदिवासी हैं जो जंगल में रहते हैं, और यही कैचमेंट एरिया है जहाँ से माओवादी, जैसे आप माओवादी इलाके में जाएंगे तो मैं जो अक्सर जाता था तो मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ हिंदी कौन जानता है, बहुत इक्का दुक्का हाथ ही उठेंगे। तो 90% से ज़्यादा सिर्फ गोंडी भाषी हैं, उनको सिर्फ गोंडी आती है, तो शिक्षण भी नहीं है उसमें, तो वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो इन लोगों ने हमसे बात करना ये शुरू किया कि देखिए आज से 40 साल पहले जब माओवादी यहाँ पर आए तो हमें ऐसा लगा कि इनके रास्ते से जाने से हमको फ़ायदा होगा, हमारे समाज का भला होगा। हम आज भी समझते हैं कि अच्छे लोग हैं, पुलिस की तुलना में तो ज़रूर अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारा जो, ये लोग अकेले कम सोचते हैं, ये नाचते भी साथ में हैं, ये गाते भी साथ में हैं, ये हमको बोल रहा है कि इस रास्ते से अब नुकसान ज़्यादा है, तो हमको बाहर आना है। पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम खड़े होंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो कलेक्टिवली क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? तो पिछले 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की शुरुआत हुई तो 200 लोग 200 किलोमीटर चल के आए और उन्होंने दोनों पक्षों से मांग की कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किए। उन्होंने मांग की कि जो लोग जेल में हैं आदिवासी बहुत समय से, उसका रिव्यू किया जाए। जो नई सरकार आई उन्होंने तुरंत उसको मान लिया। इस साल 300 लोगों ने 300 किलोमीटर साइकिल चला के ये मांग की कि 55,000 आदिवासी 15 सालों से जंगलों में भटक रहे हैं। जब वहाँ पर एक सलवा जुड़ुम नाम का आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ सरकार और जो लोग सलवा जुड़ुम के समर्थक थे वो लड़ रहे थे, तो ये भागकर अपना घर छोड़ के आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा यहाँ गए थे और वो आज तक वापस नहीं आए हैं और उनका रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास का कोई काम नहीं हुआ है। तो सरकार उसके लिए कुछ काम करे। तो जैसे हम लोगों ने एक बुलटू रेडियो इनके लिए ही तैयार किया है, तो वहाँ पहली बार ये लोग सुन पाए कि, क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सब कानून हमारे देश में बने हुए हैं, पर उसका गोंडी में आपने अनुवाद ही नहीं किया। अनुवाद भी अगर आप करेंगे तो वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो पहली बार सुना उन्होंने। सॉरी, आप पहली बार मुझे बता रहे हैं कि पहली बार जो इतने सारे जो लोग हैं जो जिनकी आवाज़ नहीं थी और जिनको कोई सुनता नहीं था, और करीब 1.5 करोड़ लोग हैं, तो वो पहली बार उनकी एक आवाज़ हुई है, वो इकट्ठा हो रहे हैं और अब वो अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को हो, अगर पहली बार अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, क्योंकि हमने जब पेगासस के बारे में पढ़ा है, जो ये इजरायली सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की कंपनी ने बनाया है, तो उन्होंने बहुत साफ लिखा भी है कि हमने ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया इसीलिए है ताकि हम गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स को बेच सकें, टेररिज्म जो फाइट कर रही हैं या बहुत बड़ा से क्राइम होने वाला है, तो उस बड़े एक बहुत बड़े स्तर पे ये आपको हेल्प करेगा। और हमने देखा भी है कि ये गवर्नमेंट रवांडा में यूज़ हुआ है और कशोगी तक का नाम आया है, उनको जो अपने जर्नलिस्ट हैं उनको भी उन्होंने किया है। तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप को लिखा भी है कि हमें बताइए कौन कर रहा है। कांग्रेस कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बीजेपी वालों ने वापस कांग्रेस को इल्ज़ाम लगाया है कि आपने एक्चुअली ये लेके आए थे और आपने जो पहले वाले हमारे आर्मी चीफ थे उनको आपने ये सर्वेलेंस में थे, उन्होंने तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले वाले थे उनका नाम तक बोल दिया है कि आपने उनको भी स्पाई किया है। तो आपको क्या लगता है पहली चीज़ कि कौन कर सकता है, कौन कर रहा है? तो शक की सुई तो सरकार की तरफ जाती है, पर हमारे पास उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। पर जो भी कर रहा हो, हमारे पास जो हम काम करते हैं हमारे पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट पर जो हमें सुप्रीम कोर्ट भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, वो तो उस पर हमला है। तो सरकार के पास भी नियम कानून हैं, तो नियम कानून से अगर किसी पर नज़र रखी जाए तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है।
तो यही रिक्वेस्ट है कि अब ज़माना बदला है तो शायद कानून भी थोड़ा और बदले, और हम लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है कि जैसे हम लोग जब फ़ोन के ज़माने में थे तो हम कोई शेयर नहीं करना चाहते थे तो हम लोग पीसी हो जाते थे। तो अभी हमको कोई और तरीका निकालना पड़ेगा कि व्हाट्सएप नहीं तो कोई और यूज़ करें। बट आपका जो नाम अभी उभर के आए हैं 17-22 तक, आपकी इनसे कोई बातचीत हुई है और या सारे नाम देख के आपको कुछ हुआ है, कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको दिखी हैं? बिल्कुल, कि ये सारे जो बहुत सारे नाम जो हैं वो सरकार के विरोध में और लोगों के पक्ष में खड़े होकर बात बोलते रहे हैं, तो इसीलिए शक की जो सुई है वो सरकार की तरफ जाती है। पर जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने हमें संपर्क किया था तब उन्होंने कहा था कि जब तक व्हाट्सएप इसको पब्लिक ना करें तब तक आप किसी से बात ना करें। तो वही उनको भी कहा होगा। तो 2 दिन पहले ही हम लोग को ये नाम पता चला है। तो अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रशांत भूषण जी इसको लेकर PIL करने वाले हैं। तो हमें आशा है कि इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उससे कोई बेहतर व्यवस्था बनेगी कि सरकारों को अगर किसी पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है तो वो कानूनी तरीके से रखा जाए तो सबसे बढ़िया एक चीज़ होगा। और मुझे आपसे पूछनी थी, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ा गया था 2016 में, जब एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो UAE में हैं, उनको कुछ लगा कि कुछ खराबी है, तो उन्होंने ये सिटीज़न लैब जो कनाडा में है और बहुत राइट्स, डिजिटल राइट्स के लिए वो लड़ते हैं, तो उनको उनसे कांटेक्ट किया और फिर उनको पता चला कि ऐसा एक पेगासस है जो आपके फ़ोन में अंदर आ जाता है, आपके कैमरा कंट्रोल कर सकता है, माइक्रोफोन से सुन सकता है, आपके सारे ऑफ कोर्स मैसेजेस वगैरह पढ़ सकता है, और पता भी नहीं चलता आपको कि ये सब हो रहा है। तो जब उन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो उन्होंने क्या डूज एंड डोंट्स कुछ बताए? और उन्होंने देखिए ये शुरुआत हुई है UAE से और जो कंपनी है वो कनाडा में बेस्ड है, तो उन्होंने इंडिया पे फोकस कैसे किया और क्यों किया? नहीं, इंडिया पर फोकस नहीं किया उन्होंने। जैसे जो पहली स्टोरी आई फिनेंशियल टाइम्स में, उसमें तो ज़्यादा रुवांडा के बारे में था। फेसबुक ने जो केस किया है उसमें आई थिंक घाना की सरकार के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, उसमें इंडिया का नाम भी नहीं है। कल जो स्टेटमेंट आया है व्हाट्सएप का, उसमें पहली बार इंडिया का कहा गया कि हमने उनको बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपने ठीक से नहीं बताया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये पेगासस पकड़ में आया है, पर ये दुनिया की एकमात्र कंपनी ऐसा कर रही है ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस तरह का काम करेंगे। तो जब हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना शुरू किया तो हम लोग को यही कहा जाता था कि जैसे आप पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे ये वैसा ही है, आप विश्वास करते रहिए कि एकदम इनक्रिप्टेड है और कोई नहीं पढ़ रहा है। शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को नई ट्रिक्स सीखनी चाहिए। तो सिटीज़न लैब ने जैसे ही मुझे संपर्क किया उसके बाद उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, उन्होंने बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के साथ हमें संपर्क कराया और मैं उसको अब बहुत सीरियसली ले रहा हूँ और उन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन तो करना ही है क्योंकि उससे ही हमारा काम सब चलता है। और ये दुधारी तलवार है ना कि आप अच्छा भी होता है तो बुरा भी होगा। तो आप अगर तो कोई मुझसे आज पूछ रहा था कि आपने तो बंद कर दिया होगा स्मार्टफोन यूज़ करना। हाँ, मैं वही मेरा सवाल आखिरी वही होना था कि आप आज व्हाट्सएप यूज़ करेंगे आज के बाद कि आपने बंद कर दिया अभी? व्हाट्सएप भले ना करे पर वो तकनीक तो हम यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी तो तकनीक का उपयोग हम अपने काम को तेज़ी और दूर तक फैलाने के लिए कर रहे हैं और करेंगे। तो उसके साथ में जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मैं अभी एक ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं जहां पर हम लोग और इसको सीखें। तो हमको इसको सावधानी को और गंभीरता से लेने की ज़रूरत होगी कि हम अपने आप को बचा कर रख सकें कि हमारा जो ईमेल है वो प्रोटेक्टेड हो, हमारा जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन है वो प्रोटेक्टेड हो। हमारे पास छुपाने को बहुत कुछ नहीं है, पर ये हमारी प्राइवेसी हमारी राइट है और उसको हमको बचाने का प्रयास करना चाहिए और उसको कानूनी मदद भी मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस शुभ्रांशु। हम उम्मीद करते हैं आपसे जल्द फिर से बात करेंगे। बहुत
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।